लेकिन पहले बात बांग्लादेश की। लेखिका तस्लीमा नसरीन, याद होगा आपको, तस्लीमा नसरीन ने हिंदुओं की हत्या पर यूनुस से चुभते सवाल पूछे। मोहम्मद यूनुस को उस्मान हादी के भाई ने नई धमकी भी दे दी है। सोचिए क्या कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस, और यही फिक्र का पहला फोकस है बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर। वो अल्पसंख्यक समुदाय जो डरा और सहमा है, कट्टरता की चिंगारी में जिनका घर जल रहा है, मजहब के नारे लगाकर खुलेआम उनका नरसंहार किया जा रहा है। ये सब कुछ फेक शांति दूत मोहम्मद यूनुस की नाक के नीचे हो रहा है। हम फेक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है, और अगर ये सब हो रहा है तो ये फेक ही है। मोहम्मद यूनुस, सोचिए, उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी डाल रखी है। वो जानबूझकर इस बर्बरता की अनदेखी कर रहे हैं। यही कारण है कि बांग्लादेश में 1,31,00,000 हिंदू खौफ में हैं, और यही आज की सबसे बड़ी फिक्र है। बांग्लादेश में रहने वाले उन्हीं लाखों हिंदुओं के लिए आज एक ऐसी आवाज उठी जिसकी गूंज बांग्लादेश से पश्चिमी देशों तक सुनाई दी। पूरी दुनिया उसे सुनती है। बांग्लादेश से निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक हिंदू परिवार पर हुए हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और मोहम्मद यूनुस से तीखे सवाल पूछे। पहले आप उनका जारी किया गया ये वीडियो देखिए और चटगांव में रहने वाले एक हिंदू परिवार का दर्द समझिए। उस हिंदू परिवार के साथ हुए जुल्म की दास्तान को देखिए। चटगांव के इस पीड़ित हिंदू का दर्द झकझोर देने वाला है। उस हमले के बारे में जो सामने आया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला। चटगांव में हिंदुओं के घर जलाने से पहले उसे बाहर से बंद कर दिया गया था। सोचिए जरा, सोचिए। स्थानीय सूत्रों और पीड़ित परिवारों के अनुसार कुछ अज्ञात हमलावरों ने हिंदू समुदाय के कई घरों को बाहर से बंद करके पेट्रोल डालकर जला दिया। मकसद लोगों को घर में ही जिंदा जला देने की कोशिश थी। ये लोग इसलिए बच पाए क्योंकि इनके घर कच्चे थे और आग लगते ही ये जैसे तैसे घरों से बाहर निकल गए। किसी ने दरवाजा तोड़कर अपनी जान बचाई तो किसी ने पीछे के रास्ते से भागकर जान बचाई। इलाके में इस वक्त भी दहशत का माहौल है। कई परिवार अस्थायी ठिकानों पर शरण लेने के लिए मजबूर हैं। चटगांव में यह हमला कब हुआ है, इसकी क्रोनोलॉजी समझना जरूरी है। पिछले हफ्ते ढाका में एक मजदूर दीपू चंद्र दास को लिंचिंग में मार डाला गया था। आपको याद होगा। दीपू को पहले पुलिस ने पकड़ा, थाने लेके गई और फिर पब्लिक को सौंप दिया। इसके ठीक अगले दिन चटगांव में दंगाई भीड़ ने हिंदू मोहल्ले पर हमला बोला। हिंदुओं पर यह नया अटैक इनकलाब मंच के लीडर उस्मान हादी की हत्या के बाद शुरू हुआ। अब इसमें देखिए जरा विडंबना। हादी के इनकलाब मंच का गुस्सा यूनुस सरकार पर है, लेकिन टारगेट पर हिंदू परिवार है। इसीलिए इन हमलों की टाइमलाइन से सब कुछ सुनियोजित लगता है। 18 दिसंबर को हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या, 19 दिसंबर चटगांव में हिंदू घरों को जलाया गया, 20 दिसंबर हिंदुओं की कई दुकानों में तोड़फोड़, 22 दिसंबर कई जगह पर हिंदुओं पर हमले, 23 दिसंबर हिंदू घरों के बाहर धमकी भरे पोस्टर। यही कारण है कि लेखिका तस्लीमा नसरीन ने चटगांव का वीडियो पोस्ट करके यूनुस सरकार पर व्यवस्था बिगाड़ने के गंभीर आरोप लगाए हैं और कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या हिंदू विरोधी कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या पीड़ित हिंदुओं को मुआवजा दिया जाएगा? क्या गंभीर घटना को नजरअंदाज किया जाएगा? क्या हिंदुओं को जलकर मरने दिया जाएगा? तस्लीमा नसरीन के सवालों पर भी मोहम्मद यूनुस खामोश हैं। उधर उस्मान हादी की हत्या किसने की, यूनुस इसका पता नहीं लगा पाए हैं, जिस वजह से वो हादी के संगठन इनकलाब मंच के निशाने पर हैं। एक दिन पहले इनकलाब मंच के सचिव ने दोषियों की गिरफ्तारी ना होने पर खून बहाने की धमकी दी। अब उस्मान हादी के भाई ने यूनुस को चेतावनी दी है। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि यूनुस सरकार ने चुनाव टालने के लिए उस्मान हादी की हत्या कराई। यूनुस सरकार जानबूझकर न्याय नहीं दिलाना चाहती है। मोहम्मद यूनुस हत्या की जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। मैं आप सभी लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं। अगर बांग्लादेश के हालात पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने भी सवाल खड़े किए हैं, तो क्या मोहम्मद यूनुस से नोबेल पीस प्राइज वापस नहीं लेना चाहिए? और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और अमेरिका भी खामोश है, जो भारत, जो हिंदुओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर, तो इसमें हाथ किसका है? सोचिए, आगे एक और कहानी आने वाली है। बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है, इसे आप वहां के एक हिंदू पीड़ित व्यक्ति की बातों से सुनकर समझ सकते हैं। एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में
नाम न बताने की शर्त पर उसने दर्द साझा किया है। हम जिंदा हैं लेकिन हालत मुर्दों जैसी है। महिलाएं और लड़कियां सबसे अधिक खतरे में हैं। अपराधी स्थानीय नेताओं से जुड़े होते हैं। पुलिस अक्सर शिकायतें दर्ज करने से मना कर देती है। हम पर अवामी लीग के समर्थक होने का झूठा आरोप लगाकर हमले होते हैं। बांग्लादेश में हमारी स्थिति सबसे बदतर है। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा के जिम्मेदार निश्चित तौर पर मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार है, लेकिन मोहम्मद यूनुस इन हमलों को रोकने के बजाय कूटनीतिक वाला नाटक कर रहे हैं। सलाउद्दीन अहमद बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के वित्त सलाहकार हैं। उन्होंने कल एक कार्यक्रम में कहा, हम भारत जैसे पड़ोसी के साथ खराब संबंध नहीं चाहते हैं। हम भारत से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस खुद इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आर्थिक हितों को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। मोहम्मद यूनुस को समझना होगा, दोनों देशों के रिश्ते तब सुधरेंगे जब यूनुस कट्टरपंथियों पर लगाम लगाएंगे, अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी लेंगे, भारत के खिलाफ साजिशों में असीम मुनीर का साथ नहीं देंगे, ढाका में आईएसआई का हेडक्वार्टर बनने में सहयोग नहीं देंगे, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को खतरा पैदा नहीं होने देंगे। लेकिन यूनुस पाकिस्तानी अधिकारियों और आतंकवादियों का रेड कारपेट वेलकम करने में लगे। पाकिस्तान में पीएम शहबाज शरीफ के करीबी नेता हैं कामरान सईद उस्मानी। उन्होंने इस्लामाबाद में कहा, पाकिस्तान बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़ा है। पाकिस्तानी फौज बांग्लादेशियों के साथ खड़ी है। बांग्लादेश पर कोई अटैक की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा होगा। यह बात जग जाहिर है। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। वहां के कट्टरपंथियों को आईएसआई का सपोर्ट है। ढाका में सारा फंड इस्लामाबाद से आता है, शायद अमेरिका से भी। पाकिस्तान का मकसद यही है कि वो अब बांग्लादेश के रास्ते भारत को डिस्टर्ब करे। इसीलिए वहां मीठी मीठी बातें करके डिफ्लेक्ट कर रहा है चीज़ों को, युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें कट्टर बनवा रहा है। ये झूठा वादा किया जा रहा है कि ज़रूरत पड़ी तो बांग्लादेश की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान भारत पर मिसाइलें भी चला सकता है। ये डींगे भी शहबाज के करीबी नेता कामरान सईद उस्मानी ने हाकी हैं। शायद वो भूल गए कि पाकिस्तान खुद भारत की ब्रह्मोस मिसाइल कमा रहा है। तबाही ऐसी हुई थी कि आज तक वो रहीम यार खान बेस को ऑपरेशन नहीं कर पाया। पाकिस्तान भारत के हमलों से बैसाखी पर है और नापाक हितों को साधने के लिए बांग्लादेश का सहारा बनने चला है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, जब अफ्रीका में क्रिश्चियंस को टारगेट किया जाता है तो व्हाइट हाउस में अफ्रीका के प्रेसिडेंट को ट्रंप बेइज्जत करते हैं। और अभी 24 घंटे पहले उन्होंने वहां पर ड्रोन्स भेज के सर्विलांस कर रहे हैं। लेकिन जब हिंदुओं की एथनिक क्लेंजिंग बांग्लादेश में हो रही है तो ट्रंप चुप बैठे हैं। और वर्ल्ड की जो सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो खामोश बैठी हैं। सोचिए, अब से कुछ वक्त पहले ढाका में एक बड़ा धमाका हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, यह धमाका ढाका के माग बाजार में हुआ है। इस धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है। खतरे को देखते हुए ढाका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि बीएनपी अध्यक्ष खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान कल ढाका लौट रहे हैं। ये ढाका से इसलिए गए थे क्योंकि करप्शन चार्जेस बहुत थे जब इनकी माताजी सरकार में थी। उनके ढाका आने से पहले ही यह धमाका चौंकाने वाला है। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश के बिगड़ते हुए हालात पर आज शाम को टीवी 9 पर एक महत्वपूर्ण बहस हुई थी। डिबेट के नंबर 1 शो अड़ी में ढाका से ब्लिट्स ढाका के संपादक शोएब चौधरी जुड़े और उन्होंने जोर देते हुए कहा था कि आज रात ढाका में कुछ बड़ा होने वाला है, क्रैकडाउन जैसा कुछ होगा। और देखिए, इसके कुछ ही मिनट बाद यह खबर आ गई कि ढाका धमाके से दहल उठा है। एक बार बांग्लादेश के पत्रकार शोएब चौधरी का यह दावा सुन लेते हैं। पास खबर है, आज रात बांग्लादेश में एक क्रैकडाउन होने वाला है पुलिस की तरफ से, जिहादियों को गिरफ्तार करने के क्रैकडाउन। तो एक और बड़ी खबर, आज रात को ही यही अतौर रहमान बिक्रमपुरी और अंसारुल जमातुल अंसारुल फिंदल इन सरकिया एक जिहादी ग्रुप और ये लश्कर तैयबा मिलकर आज रात को भारतीय हाई कमीशन और अमेरिकन एम्बेसी में जिहादी सुसाइड अटैक करने की परिकल्पना कर रहे थे। और इसके लिए आज सुबह शाम को 6 बजे से बांग्लादेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड और रात को डेंजरस क्रैकडाउन होगा। यानी क्या यह कहा जा रहा है कि यह धमाका सिर्फ एक बहाना है और ज्यादा कंट्रोल करने का? सोचिए,
और क्या यह धमाका भी मोहम्मद यूनुस से करवाया? सोचिए। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। बात अरावली पर्वतमाला पर हो रहे हंगामे की, जिसको लेकर कल हमने आपको बहुत डिटेल में एक एक चीज बताई थी, जिसकी नई परिभाषा को लेकर राजस्थान में अभी आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस आक्रामक दिख रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश का दावा है कि अरावली पर केंद्र सरकार पूरा सच नहीं बोल रही है। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से बातचीत की है। अरावली को लेकर सबसे बड़ी चिंता इसकी नई परिभाषा है, क्योंकि 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे पहाड़ को ही अरावली माना जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। हमने उनसे पूछा कि क्या 100 मीटर वाली परिभाषा से अरावली को खतरा है। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। ऑर्डर का डायरेक्शन रीडिफाइन करना है, इसकी डेफिनेशन एस्टेब्लिश करना है, ताकि कहीं संशय किसी राज्य में ना रहे और एक जैसी डेफिनेशन रहे। ऑर्डर का जो डायरेक्शन है, मैं तो पैराग्राफ नंबर 50 में है। पहला, अरावली में कोई न्यू माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी। नंबर दूसरा, हर जिले का साइंटिफिक माइनिंग मैनेजमेंट प्लान बनेगा। तीसरा, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान को ICFRE, जो फॉरेस्ट रिसर्च एजुकेशन की सबसे बड़ी संस्था है, वो अप्रूव करेगी। पूरे विवाद की जड़ में ऊंचाई मापने का पैमाना है, जिसे फिक्स कर दिया गया है। हमने ये सवाल भी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से किया। हमने जानना चाहा कि आखिर ऊंचाई का पैमाना क्या होगा। क्या जवाब था उनका, आइए देखते हैं। इसकी मेजरमेंट एक्चुअली कैसे होगी, क्योंकि दो तरह की बातें हो रही हैं कि एक तो समुद्र तल से ऊंचाई नापने की बात, और दूसरे उसके आसपास के टेरेन से जो निचला हिस्सा है उससे नापना। अब आप सुनिए, ये जहां पर माइनिंग देगी केवल उसके लिए है। ये कहाँ के लिए? माइनिंग के लिए। लेकिन अरावली के क्षेत्र में जो बड़ा एरिया जो है, लगभग 20% से ज़्यादा का एरिया तो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रिजर्व में है। जो 2% वाटर बॉडीज़ हैं, उसमें भी जो रामसर साइट्स है, उसका 500 मीटर प्रतिबंधित है। जो 20% फॉरेस्ट एरिया है, जिसमें लैंड भी आता है, सारा आता है, उसका भी 1 किलोमीटर तक ESZ है। मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि इवन पूरे अरावली क्षेत्र में आज भी जो माइनिंग है वो 0.19% पे है। अरावली मुद्दे पर विपक्ष आंदोलन कर रहा है। अरावली की नई परिभाषा को डेथ वारंट कहा जा रहा है। नेता के साथ पर्यावरणविद भी चिंतित हैं। आखिर सच क्या है? क्या वाकई खतरा गंभीर है? सुनिए हमारे सहयोगी दिनेश गौतम के इस सवाल पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्या कहा। विपक्ष जिस तरीके से हमलावर है, 26 तारीख को जयपुर में एक मार्च निकालने की बात भी की जा रही है। साथ में जो एनवायरनमेंट से कंसर्न रखने वाले डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो तो डेथ वारंट तक इसको कह रहे हैं, इसको नाम दे रहे हैं। अरावली के प्रोटेक्शन के पूरे नियमों का पालन किया जाएगा। हम ग्रीन अरावली के लिए, प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। किसी भी एनवायरनमेंट क्लियरेंस में किसी भी कहते हैं ना, कोई कहता है रियल एस्टेट को, कोई कहता है इसको, किसी का कोई इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये पूरी के तरीके से अरावली के संरक्षण के लिए है। जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस रूल्स हैं, जो फॉरेस्ट क्लियरेंस रूल्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ के रूल्स हैं, वो सब स्ट्रिक्टली हम लोग पूरी तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं। अरावली विवाद पर एक लेटेस्ट अपडेट है। आपसे कुछ देर पहले अरावली संरक्षण पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली से गुजरात तक फैली पूरी अरावली पर्वतमाला में किसी भी नई खनन लीज पर पूरी तरह रोक रहेगी। पूरी अरावली में खनन प्रतिबंधित क्षेत्रों का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। नई माइनिंग लीज पर यह प्रतिबंध पूरे अरावली पर लागू होगा। इसे लेकर पर्यावरण मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। जिस अरावली पर इतना हंगामा मचा है, मंत्री सफाई दे रहे हैं, उसे राजस्थान के लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है। दिल्ली का फेफड़ा कहा जाता है। वही दिल्ली जो सर्दियां आते ही 500 AQI का टॉर्चर झेलने को मजबूर हो जाती हैं। ऐसे AQI और जानलेवा वायु प्रदूषण में एयर प्यूरिफायर का कारोबार खूब फल फूल रहा है। शुद्ध हवा के लिए लोग सिस्टम से ज्यादा अब प्यूरिफायर पर भरोसा कर रहे हैं, भले ही उन्हें इसके लिए मोटी रकम चुकानी पड़ती है। आज इस मसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जताई है, जिसमें सरकार के लिए नसीहत भी थी और कटाक्ष भी। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर अथॉरिटी साफ हवा उपलब्ध नहीं करवा रही
तो कम से कम एयर प्यूरिफायर पर ही जीएसटी में छूट दे दे। इतना तो सरकार कर ही सकती है। अदालत ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, कम से कम एक सप्ताह या महीने के लिए तो एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी को हटाया जा सकता है। इस पर सरकारी वकील ने जवाब दिया, विचार चल रहा है, समय रहते फैसला लिया जाएगा। कितना समय निकल गया है। सरकारी पक्ष की इस दलील से कोर्ट नाराज हो गई। जज ने पूछा कि समय रहते का क्या मतलब है? जब हजारों लोग मर रहे हैं तब फैसला लेने में कितना वक्त चाहिए? तो सरकारी वकील ने कहा कि यह एक नीतिगत फैसला है जिसे जीएसटी काउंसिल को लेना है। कोर्ट ने पूछा कि क्या वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि ऐसी मीटिंग कब होगी? इस पर वकील ने पक्ष रखा कि मीटिंग वित्त मंत्री की तरफ से बुलाई जाती है। तब कोर्ट ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि जीएसटी कम करने या हटाने के मुद्दे पर जीएसटी काउंसिल जल्द से जल्द विचार करे। दिल्ली और आसपास हवा की क्वालिटी को देखते हुए हमें लगता है कि जीएसटी काउंसिल को जल्द से जल्द मीटिंग करनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि पहली नजर में उसे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि एयर प्यूरिफायर पर 5% जीएसटी क्यों नहीं लगाया जा सकता। एक जनहित याचिका में एयर प्यूरिफायर पर जीएसटी 5% करने की मांग की गई। याचिका में 2020 का एक सरकारी नोटिफिकेशन भी अटैच है जिसके मुताबिक एयर प्यूरिफायर मेडिकल डिवाइस की कैटेगरी में आता है। यहां यह बताना जरूरी है कि मेडिकल डिवाइस पर 5% जीएसटी लगता है, जबकि एयर प्यूरिफायर पर 18%, 18%। प्रदूषण जैसे गंभीर मसले पर सरकार के जवाब को गोल गोल घुमाने वाला कहा जा सकता है। हाईकोर्ट इतना तो समझ ही गई है कि पोल्यूशन का इलाज तो हो नहीं रहा है। कम से कम एयर प्यूरिफायर पर ही लोगों को थोड़ी राहत मिल जाए ताकि वो अपने लिए स्वयं शुद्ध हवा का इंतजाम कर सकें। सोचिए जरा, जीएसटी काउंसिल के लोग भी तो दिल्ली में रहते हैं। खैर, दिल्ली में दमघोटू प्रदूषण पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी दर्द सामने आया है। नितिन गडकरी ने यह चिंता महाराष्ट्र में जताई क्योंकि उनका कहना है कि दिल्ली में रहने का मतलब बीमारी को बुलावा देना है। नितिन गडकरी कहते हैं कि मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूं, गले में संक्रमण हो गया। पूरी दिल्ली प्रदूषण से त्रस्त क्यों है? मैं परिवहन मंत्री हूं। 40% हमारे कारण होते हैं। पेट्रोल डीजल से होने वाले प्रदूषण का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम 22 लाख करोड़ का ईंधन आयात करते हैं और उसके साथ प्रदूषण भी ले रहे हैं। नितिन गडकरी ने ईंधन आयात और प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर सवाल उठाए। साथ ही वैकल्पिक ईंधन और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने की जरूरत पर बल दिया। सवाल यह है कि सांसद या मंत्री तो शहर बदल सकते हैं, लेकिन आम आदमी खासकर नौकरी पेशा कहां जाए? उसके लिए गैस चैम्बर दिल्ली में जीना मजबूरी है। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूं, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त है। क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। 40% हमारे कारण होता है क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल। सुदर्शन जी कितने बार मुझे कहते थे कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, हवाई ईंधन दाता बनेगा। आज भी इतना 22 लाख करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। अब ये राष्ट्रवाद कैसा होगा? कम से कम एक मंत्री ऐसे हैं जो जनता की आवाज उठा रहे हैं और सच बोल रहे हैं। ये बात सच है कि दिल्ली के अंदर पिछले 3 महीने के अंदर मैं समझता हूं लगभग 60% दिल्ली एक न एक बार बीमार पड़ी है। नितिन गडकरी जी का कहना केंद्र सरकार के उस दावे को खारिज करता है जो केंद्र सरकार के मंत्री ने संसद में कहा कि लंग डिजीज का पोल्यूशन से कोई सीधा नाता केंद्र सरकार को नहीं मिला। और फिक्र में बात कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के। अनिरुद्धाचार्य एक बार फिर अपने बयानों को लेकर बहस के केंद्र में है। अनिरुद्धाचार्य जो खुद को सनातन धर्म का प्रचारक बताते हैं, जिनकी कथाओं में हजारों की भीड़ उमड़ती है और जिनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स लाखों में हैं, आज वही अनिरुद्धाचार्य खुले मन से कह रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र के समर्थक हैं। ये बयान सिर्फ धार्मिक विचार नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर देश की राजनीति, संविधान और सामाजिक ढांचे से जुड़ा सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती है। महिलाओं पर विवादित बयान देने वाले अनिरुद्धाचार्य अब इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि सारे सवालों के जवाब कोर्ट में देंगे। TV9 भारतवर्ष पर अनिरुद्धाचार्य का पूरा सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप देख सकते हैं। इस इंटरव्यू की कुछ खास बातें
फिक्र की इस वीडियो फाइल में। दोनों झंडों में आपके लिए महत्वपूर्ण कौन सा है? दोनों ही महत्वपूर्ण है, दोनों श्रेष्ठ हैं। आरोप तो ये लगता है कि ये जो बहुत सारे तरह के मान्यताओं वाले लोगों का देश है, उसमें एक खास तरह के विचार को हावी करने की कोशिश की जा रही है। खास तरह का कौन सा विचार, आप बताइए, स्पष्ट बोलिए। स्पष्ट सनातन, स्पष्ट हिंदू। भाई ये हिंदुस्तान है तो ये हिंदू प्रधान तो होना ही चाहिए, बाकी तो सब इस देश में आए हैं। ये सनातन का देश है, सनातनियों का देश है। तो जब हिंदू, तो यहाँ पे मुगल आए हैं ना, तो हिंदू राष्ट्र की जो बात की जाती है, आप उसके समर्थन में हैं? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। गौ माता राष्ट्र माता होनी चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। फिर देर क्यों हो रही है? आप लोग नहीं चाह रहे हैं गौ अरे राष्ट्र हद हो माता? गई, आप क्या बात कर रहे हैं? कोई न्यूज वाला आवाज उठाता है, डिबेट होती है गौ जब माता आप के लोग लिए। बोल रही है, किस पे जा रहा है? महाराज जी, आपके पास ऐसा क्या सबूत था जिसके बेसिस पे आपने ये कह दिया? क्या आपको कोई अगर इस मामले में, और अब तो इसमें आपको शायद 1 तारीख को इसमें जवाब सवाल भी दर्ज होने हैं कोर्ट में। सारे सवाल जवाब हम देते चले आए हैं, आगे भी देते चले आएंगे। सनातन के लिए जो सही है वो बोलना धर्म है। और अब उत्तर प्रदेश चलते हैं, जहां एक जाति समूह की गुप्त बैठक की काफी चर्चा है। इस बैठक की चर्चा इसलिए है क्योंकि कुछ महीने पहले यूपी में अलग अलग दलों के राजपूत विधायकों की एक बैठक हुई थी। इसे कुटुंब नाम दिया गया था, लेकिन कल एक बैठक ब्राह्मण समाज के विधायकों की हुई। इस आयोजन को सहभोज का नाम दिया गया, जो कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर आयोजित हुई। इस बैठक में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के करीब 35 से 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी शामिल हुए, जिनमें ज्यादातर बीजेपी के थे, लेकिन दूसरे दलों के ब्राह्मण नेता भी पहुंचे। बैठक की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि यह सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं रही। बैठक में विधायकों के लिए खाने के मेन्यू में लिट्टी चोखा और फल था, लेकिन राजनीतिक मेन्यू में क्या था, इस पर सबकी नजर है। सूत्रों के मुताबिक राजनीति के मेन्यू में ब्राह्मण समाज की उपेक्षा का मुद्दा हावी रहा। यह भी चर्चा हुई कि ठाकुर, पिछड़ी और दलित जातियां सशक्त हुई हैं, लेकिन ब्राह्मण समाज पीछे छूट गया। ब्राह्मणों की आवाज दबाई जा रही है और मुद्दे को अनदेखा किया जा रहा है। यूपी विधानसभा में कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें से 46 बीजेपी के हैं। ऐसे में बैठक बीजेपी और योगी सरकार के लिए नई चुनौती बन सकती है। हालांकि इस बैठक में मौजूद विधायकों का कहना था कि यह बैठक सामान्य बैठक थी, इसे राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए। किसी के भी मिलने जुलने को, किसी के बैठने को, आपस में ये भाईचारा है। और लोग, अगर कोई किसी को अपने दरवाजे बुलाता है, चाय पे बुलाता है, बैठता है, तो मुझको नहीं लगता कि हर बात में ऐसी चीज़ों को जोड़ना, ज़बरदस्ती जोड़ना उचित नहीं है। कह रहे हैं कि सभी दलों को उसमें जो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। अपना समाज, सर्व समाज जो बिखर रहा है, बिखरने न पाए, एकजुट होकर अपने बच्चे संस्कारित रहें। हमारे पूर्वज रामकृष्ण थे, उनके संस्कार पर चलने का काम करना। एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। ऐसा किसी भी तरह से वो नहीं था। सर्व समाज को दिशा निर्देश देने का काम हम लोग करते हैं और करेंगे। ब्राह्मण समाज को अनेक समुदायों द्वारा, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल की बात मैं करता हूँ, सभी समुदायों द्वारा इस तरीके से कटघरे में खड़ा किया जाता है, आरोपित किया जाता है और अपमानित भी किया जाता है। तो इन सब विषयों को लेकर के चर्चा हुई और ऐसा कोई विशेष राजनीतिक विषय नहीं था। मेरे पास ना आमंत्रण आया था, ना आएगा। ये तो मलाई खाने वालों के खिलाफ बैठक थी। वो जिनको दर्द है, ना वो सह पा रहे हैं, ना कह पा रहे हैं, ना बता पा रहे हैं, तो उन्होंने अपने दर्द को उकेरने के लिए संभवतः ये बैठक बुलाई थी। विपक्ष को ब्राह्मण विधायकों के सहभोज में मौका दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी जाति आधारित राजनीति करती है और ऐसी बैठकें ये बात साबित करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। जब विधानसभा का सत्र होता है तो सारे विधायक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। इसको कुटुंब बैठक, स्नेह मिलन और ब्राह्मण और क्षत्रिय और बैकवर्ड और दलित के रूप में नहीं देखना चाहिए।
विधायकों को मिलना चाहिए, वो मिलते हैं, ये अच्छी बात। चश्मा गलत है लेकिन उद्देश्य गलत नहीं है। लोग मिलते हैं, उसको मिलने का कार्यक्रम करना चाहिए, इसको हम कोई गलत नहीं मानते। नहीं, इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए। सर्व समाज के लिए काम होने चाहिए। मेरा यही कहना है कि इन चीज़ों से ऊपर उठ के प्रदेश का, देश का सोचना चाहिए। अरे होते रहते हैं। हम कह रहे हैं कि आज के दिन हमारे पार्टी के विधायक हैं, फिर भी अपने जाति में ब्राह्मण तो है ना, तो हर आदमी को ब्राह्मण है तो अपने बैठक में तो जाने का उनका अधिकार है। जाति का कहीं भी किसी पार्टी में रहे, उससे क्या मतलब है। भाई देखिए, जातियों का नेतृत्व करने वाले लोग अगर समाज की भलाई चाहते हैं तो निश्चित है कि उनको अब मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। मेरी बैठक हुई तो उसका क्या रिजल्ट निकला? कोई रिजल्ट नहीं है। और पॉलिटिकल फाइल की अगली खबर का कनेक्शन महाराष्ट्र से है, जहां राजनीतिक परिस्थितियों ने दो भाइयों को करीब ला दिया है। नाम तो सुना होगा आपने, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। ठाकरे ब्रदर्स आज एक साथ मंच पर आए और मुंबई नगर निगम बीएमसी का चुनाव साथ मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया है। 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर एमएनएस बनाई थी। आज 20 वर्षों के बाद चुनाव के लिए दोनों भाई साथ आ गए हैं। उन्होंने नारा दिया, अगर बटेंगे तो बिखरेंगे। यानी अगर अब भी दोनों भाई अलग अलग सियासत करते रहे तो कुछ हासिल नहीं होगा। वैसे दोनों करीब 20 वर्षों से बटे हुए ही थे, लेकिन जब दोनों को राजनीतिक जमीन लगभग बिखरती नजर आने लगी तो अस्तित्व बचाने के लिए उन्होंने एक होना ही बेहतर समझा। दोनों ने अपनी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बड़े ऐलान किए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हमारी सोच एक है, अगर बटेंगे तो बिखरेंगे। महाराष्ट्र के लिए हम सब एक हैं। जबकि राज ठाकरे ने कहा, मुंबई का मेयर मराठी ही होगा और वो हमारे दल से ही होगा। हम सब शिव सैनिक हैं। क्लियर है कि दोनों भाइयों का फोकस मराठी वोट पर है। वैसे इस मौके पर आई तस्वीर में काफी संदेश है जिसे डिकोड करने की भी जरूरत है। आज दिन की शुरुआत करते हुए पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क में बाला साहब ठाकरे के स्मारक पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। ये शिवसेना का गढ़ है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और पत्नी रश्मि ठाकरे थी, जबकि राज ठाकरे के साथ उनके बेटे और पत्नी मौजूद थी। इन सब के बीच संजय राउत भी मंच पर थे। 5 महीने पहले दोनों भाइयों ने साथ आने की घोषणा की थी, तब वो गले मिले थे। आज फिर साथ आए। इस पोस्टर से एक बात और क्लियर है, महाराष्ट्र की राजनीति में पहले भाई वर्सेस भाई चल रहा था, अब भाई प्लस भाई हो गया है। दोनों को उम्मीद है कि साथ मिलकर कई समीकरण बदल सकते हैं और इसका प्रयोग मुंबई से शुरू हो रहा है। आज फक्त आपल्या समोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस ज्याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता, ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत। आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून एकत्र आलेलो आहोत आणि मी मागेच म्हटलं, एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी। यापुढे मुंबईवरती आणि महाराष्ट्रावरती कोणी वाकड्या नजरेने किंवा त्यांच्या कपटी कारस्थानाने महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून मराठी माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल, त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही। शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत। कोण किती जागा लढवणार, आकडा काय हा नाही सांगणार तुम्हाला। महाराष्ट्रामध्ये सध्या लहान मुलं पळवण्याची खूप टोळ्या फिरतायत। मुंबईचा महापौर मराठीच होणार आणि तो आमचाच होणार। विधानसभेच्या वेळेला भारतीय जनता पक्षाने जो एक अपप्रचार केला होता, बटेंगे तो कटेंगे, तसंच मी मराठी माणसाला सांगतोय की आता जर का चुकाल तर संपाल, आता जर का फुटाल तर पूर्णपणे संपून जाल। म्हणून परत एकदा तुटू नका, फुटू नका आणि मराठीचा वसा टाकू नका। दोनों भाइयों को साथ लाने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन अब जब साथ आए तो क्या इसका श्रेय एकनाथ शिंदे को जाता है? सोचिए। खैर, दोनों भाइयों ने साथ आने का ऐलान कर दिया, तो इससे बीएमसी चुनाव में क्या बदल सकता है? बीएमसी का चुनाव बड़ा मायने रखता है वैसे, क्योंकि बीएमसी का जो बजट है वो अच्छे खासे देश के कई स्टेट्स का बजट होता है। खैर,
जानकार मानते हैं कि उद्धव और राज के अलग अलग लड़ने से मुंबई के मराठी वोट बढ़ते थे। इस बार ऐसा होने की संभावना कम है। मुंबई में शहरी, गुजराती और उत्तर भारतीय वोटों पर बीजेपी की पकड़ है। ठाकरे भाइयों के साथ आने से बीजेपी की परेशानी बढ़ सकती है। एकनाथ शिंदे गुट खुद को असली शिवसेना बताता है। ठाकरे भाइयों की एकजुटता से शिंदे गुट के वोटों पर असर पड़ सकता है। उद्धव और राज ठाकरे दोनों लोकसभा और विधानसभा में हाशिए पर हैं। शायद इसीलिए उन्होंने हाथ मिलाने में ही भलाई समझी है। अब उन्हें उम्मीद है कि वो कमबैक करेंगे। वो दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन बीजेपी और शिवसेना शिंदे कह रही है दोनों भाइयों के मिलने को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। बड़ा दिन है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, और जो भी इस महाराष्ट्र की भूमि के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए, सबके लिए बड़ा दिन है। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। हमारे खिलाफ काम करो, पैसा बांटो, सत्ता का दुरुपयोग करो। मुंबई महानगर पालिका उद्धव जी और राज ठाकरे एक साथ आकर जीतने जा रहे हैं। आज मुंबई में एक 12-13 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई और ये शॉर्ट फिल्म रिलीज होते ही रिजेक्शन में चली गई, बॉक्स ऑफिस में फेल हो गई। मराठी अस्मिता के लिए नहीं, ये दो दल अपनी पक्ष अस्मिता के लिए इकट्ठा हुए हैं, स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुए हैं। झूठों के साथ इनको महायुति नहीं कहना चाहिए, इनको महाझूठा गठबंधन कहना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि ये जो महाझूठा गठबंधन है वो मुंबई में बेनकाब होगा और हमारा अलायंस जो ऐतिहासिक अलायंस बना है वो मुंबई में फिर से बीएमसी पर भगवा लहराएगा। ये कितने दिन साथ में रहेंगे इसका भी भरोसा नहीं है। कितने दिन साथ में रहेंगे एक दूसरे को? तो इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है, तो वो बातें तो दिल से ही कही है। अभी उस बातों का क्या करेंगे? वो बातें आज नहीं तो कल बाहर आने वाली है। देखिए, बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं है, बल्कि मुंबई का किंग बनने की लड़ाई है। बीजेपी शिंदे और राज उद्धव दोनों पक्षों के लिए बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बीएमसी का वार्षिक बजट 74,000 करोड़ रुपए का है, जो देश के कई राज्यों से ज्यादा है। यहां तक कि एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी है। 1997 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी और तब से उसी का मेयर है। अपने इसी मजबूत किले को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। हाल ही में हुए नगर परिषद के चुनाव में एमएनएस का खाता तक नहीं खुला, जबकि उद्धव गुट दहाई का अंक भी नहीं छू पाया। ऐसे में दोनों भाइयों के लिए बीएमसी की लड़ाई सियासी अस्तित्व और राजनीतिक जमीन बचाने की लड़ाई है। खैर, अब बात देश के उन दो भगोड़ों की जो करोड़ों रुपए का घोटाला करके विदेश में हंस रहे हैं, ठाके लगा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। बात ललित मोदी और विजय माल्या की हो रही है। ये तस्वीरें देखिए जरा, जिनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बड़े गर्व से ललित मोदी खुद को और माल्या को दो सबसे बड़े भगोड़े बता रहे हैं। इन दोनों के ठहाकों में बेशर्मी है और किसी भी तरह का अपराध बहुत दूर दूर तक नहीं है, यानी चोरी भी और सीनाजोरी भी। वैसे दोनों आईपीएल के पार्टनर्स भी रह चुके हैं। आज नहीं तो कल इन दोनों के अपराधों का हिसाब होगा और तब इन ठहाकों की गूंज ने बहुत चुभेगी। लेकिन फिलहाल वो दिन अभी दूर है। ललित मोदी का ये घमंड, ये शब्द और विलन जैसी हंसी भारतीय व्यवस्था पर है। ये ठहाके उस सिस्टम का मजाक उड़ा रहे हैं जो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये वीडियो माल्या की जन्मदिन पार्टी का है। इसे ललित मोदी ने खुद पोस्ट किया और लिखा, चलो फिर से इंटरनेट हिला देता है, खासकर आप मीडिया वालों के लिए, तो जलन के साथ देखते रहिए। विजय माल्या और ललित मोदी जिस तरह हंस रहे हैं, वैसे ही कई फिल्मों में खलनायक व्यवस्था पर हंसता है। वो हंसी ही सिस्टम पर सबसे बड़ी चोट है। यहाँ भी ये हंसी उसी व्यवस्था पर चोट है जिसकी गिरफ्त से दोनों अब तक दूर हैं। वैसे विजय माल्या और ललित मोदी के परिवार में तमाम ऐसे लोग होंगे जो अपराधी नहीं हैं, जो ईमानदारी से अपना जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया होगा, मेहनत से पैसा कमाते होंगे और टैक्स भी भरते होंगे। उन्होंने सम्मानित नागरिक की तरह हर वो फर्ज निभाया होगा जो किसी को निभाना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग भी माल्या और ललित मोदी के कर्मों की वजह से आज तक शर्मिंदा होते होंगे। जब वो कहीं जाते होंगे तो लोग उनसे भी सवाल करते होंगे,
दूसरों की नजरें उनको कुछ अलग तरीके से देखती होंगी। इसके जिम्मेदार भी माल्या और ललित मोदी ही हैं। तो ये ठहाके सिस्टम पर तो हैं ही, उनके अपनों पर भी। इन ठहाकों का भावनात्मक बोझ इनके अपनों को जरूर महसूस होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अपनी ही धोखाधड़ी पर इस बेशर्मी से हंसते हुए आपने शायद ही किसी को देखा होगा। इस बीच बॉम्बे हाईकोर्ट में माल्या की याचिका पर सुनवाई हुई है। माल्या ने खुद को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती दी है, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि माल्या फिलहाल भारतीय अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ऐसे में उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकती। विजय माल्या 2016 से ब्रिटेन में और 2019 में उन्हें आधिकारिक तौर पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। उन पर बैंकों का 9,000 करोड़ नहीं चुकाने का आरोप है। वहीं ललित मोदी 2010 से विदेश में रह रहे हैं। उन पर टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और IPL से जुड़े भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। दोनों भगोड़ों को भारत लाने के लिए अदालती लड़ाई चल रही है, लेकिन कानूनी दांवपेच के चलते मामला लंबा खिंच रहा है। सवाल यही है कि इन्हें आसानी से भारत की जमीन छोड़ने का मौका आखिर कैसे मिल गया। वो मौका ना मिला होता तो शायद आज ये दोनों इस तरह ठहाके नहीं लगा रहे होते। खैर, फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पटाखे जलाकर खुद को सेलिब्रिटी बताने वाले एक शख्स की। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखने पे तो सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इनके पीछे जो हो रहा है वहां पर कहानी में ट्विस्ट है। ध्यान से देखें। सेलिब्रिटी बनने के कोई एक जैसे तय नियम नहीं होते। मीडिया, सोशल मीडिया या पब्लिक इवेंट्स में जिसकी चर्चा हो, जिसकी बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हो, फिल्म, टीवी, संगीत, खेल, बिजनेस, राजनीति या शिक्षा में जिसने असाधारण काम किया हो और भीड़ से अलग उसकी पहचान हो, हालांकि भीड़ रोककर इसकी पहचान है, उसे आमतौर से सेलिब्रिटी कहा जाता है। लेकिन इन दिनों सूरत के पटाखा छाप सेलिब्रिटी की चर्चा जोर शोर से हो रही है। ये ना तो किसी फिल्म में दिखा, ना खेल के मैदान में चमका और ना ही इसका देश के लिए कोई विशेष योगदान है, लेकिन ये अपने बेटे का जन्मदिन मनाने के लिए, ये देखिए, ट्रैफिक रोककर पटाखे फोड़ता है और सवाल पूछने पर कहता है कि मैं सेलिब्रिटी हूं। 5 मिनट ट्रैफिक रोककर पटाखे फोड़े तो क्या गुनाह कर लिया? आखिर ये पटाखा छाप सेलिब्रिटी कौन है और इसे लेकर सूरत में क्या माहौल है? फिक्र की इस रिपोर्ट में देखें। नाम है दीपक इजारदार, पेशा उद्योगपति और पहचान पटाखा छाप सेलिब्रिटी। सूरत की सड़क कोई फार्म हाउस नहीं, कोई प्राइवेट लॉन नहीं, लेकिन बेटे के जन्मदिन पर इसे बना दिया व्यक्तिगत सेलिब्रेशन हॉल। अपने बेटे का बर्थडे सड़क पर सेलिब्रेट करने के लिए वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। खूब बम पटाखे थे, कैमरे का इंतजाम था, सड़क पर पूरा रुतबा दिखे इसके लिए कुछ बाउंसर्स भी थे। इसके बाद ट्रैफिक रोका गया, पटाखे फोड़े गए, फुलझड़ियां जलाई गई, हॉर्न बजाने पर नाराजगी दिखाई गई, आतिशबाजी से कार जलाने की धमकी दी गई और ऊपर से सफाई आई, मैं सेलिब्रिटी हूं। 5 मिनट ट्रैफिक रोका तो क्या गुनाह कर दिया? अब सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, क्या अमीरों के लिए अलग कानून है? क्या पैसे के दम पर सड़क भी बुक की जा सकती है? क्या कानून भी उद्योगपतियों की नेटवर्क देखकर लागू होगा? सवाल सिर्फ जन्मदिन का नहीं है, ये सार्वजनिक जगह बनाम निजी अहंकार की लड़ाई है। ऐसे में लोगों के लिए एक ही संदेश है, ऐसे पटाखा छाप सेलिब्रिटी से सावधान रहें, जो खुद को बड़ा समझकर दूसरों के जीवन के सामने बैरिकेड लगा देते हैं। क्योंकि असली सेलिब्रिटी लाइट से नहीं, लिहाज से पहचाने जाते हैं। इस तरह की पटाखा छाप सेलिब्रिटी से आप भी सावधान रहें। वैसे ये कुछ भी करते हो, इन्हें इतना गुरूर नहीं होना चाहिए। सेलिब्रिटी होने का अर्थ ये नहीं होता है, जो सेलिब्रिटी बनता है उसकी नैतिक जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं।
बहुत सावधानी से अपना जीवन जीना होता है। वो सार्वजनिक जीवन में मर्यादा का पालन करते हैं, इस बात का ख्याल रखते हैं कि कहीं जनता के बीच उनकी कोई बुरी छवि ना चली जाए। लेकिन ये पटाखा छाप सेलिब्रिटी हैं, इन्हें ये नहीं दिख रहा कि वो उन्हीं पटाखों के साथ अपनी छवि भी जला रहे हैं। ये सेलिब्रिटी का व्यवहार नहीं बल्कि गुंडागर्दी का ट्रेलर है। जब दीपक इजारदार पर पूरे सिस्टम ने सवाल उठाए तब वो कह रहे हैं कि गलती हो गई, आगे से वो ऐसा नहीं करेंगे। દીકરાની 19મી વર્ષગાંઠ હતી, કેક કટિંગ થયું અને પછી 5 મિનિટ માટે મારા દીકરાએ ઈચ્છા દર્શાવી કે ફટાકડા ફોડીએ પપ્પા। એમાં તપાસના અંતે કંઈ નીકળવાનું નથી। આ બધું સાબિત થશે। હું કોઈ કાયદાનો ભંગ કરનાર માણસ નથી, કાયદાનો જાણકાર માણસ। वैसे असली सेलिब्रिटी मर्यादा से पहचाना जाता है और जो मर्यादा भूल जाए वो चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो सेलिब्रिटी नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और फिक्र में अब उस सफलता की बात जो वजनदार है, और इस सफलता का प्रायोजक है इसरो यानी भारतीय स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आज इसरो ने 6100 किलोग्राम का एक अमेरिकी सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है ब्लू बर्ड ब्लॉक 3, जो दुनिया का सबसे भारी सैटेलाइट है। और इस भारी भरकम सैटेलाइट को इसरो ने LVM-3 M6 रॉकेट से लॉन्च कर दिया है। इसकी विशेष बात यह है कि भारत से लॉन्च किया गया ये अब तक का सबसे वजनी सैटेलाइट है। स्पेस में वजन का प्रीमियम ज़्यादा होता है। स्पेस में जो सैटेलाइट लॉन्च की जाती है, जो तकनीक इस्तेमाल होती है, उनका वजन कम से कम रखा जाता है जिससे वो आराम से स्पेस तक पहुंच जाए, साथ ही लागत और चुनौतियां भी कम हो। इसीलिए ज़्यादा वजन ले जाना किसी भी एजेंसी के लिए एक चैलेंज है और इसरो चैलेंज के चक्रव्यूह को भेदने का महारथी बन चुका है। अब समझिए अमेरिका का जो सैटेलाइट इसरो ने लॉन्च किया है वो क्या करेगा। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसकी मदद से वहां भी मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी जहां ग्राउंड नेटवर्क नहीं है। इसके जरिए धरती पर कहीं से भी वीडियो कॉल कर सकेंगे, साथ ही बिना टावर 4G और 5G वॉइस कॉल, मैसेजिंग और डेटा सेवाएं मिलेंगी। इस सैटेलाइट के जरिए दूर दराज के इलाकों, समुद्रों और पहाड़ों में भी मोबाइल नेटवर्क पहुंचेगा। खैर,